खबर इंदौर से है, जहां राव विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा ने नैनोद गांव में जनसंपर्क किया है। इस दौरान प्रत्याशी ने लोगों की समस्याएं सुनी है और घर घर जाकर जनता से मुलाकात की है। वहीं क्षेत्र की जनता ने भी नेता मधु वर्मा का भव्य स्वागत किया है। बता दें कि मधु वर्मा ने साधना न्यूज की स्टेट एडिटर शीतल रॉय से खास चर्चा की है। वहीं मधु वर्मा ने बताया है कि इस बार जनता समझ चुकी है कि 18 महीना की सरकार में कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो जनता को बता सके, और इस बार राव विधानसभा में ऐतिहासिक परिणाम आएंगे, यह मुझे विश्वास है। पटवारी फोटो खिंचवाने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है राव विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा जी। उनसे बात करते हैं कि जो जनसंपर्क के दौरान वो राव विधानसभा के हर क्षेत्र में जा रहे हैं, चूंकि राव विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो दूर दूर तक गांवों तक फैला हुआ है। ऐसे में रात हो चुकी है, लेकिन अभी जो चूंकि समय कम बचा है और गाँव क्षेत्र इतने ज्यादा है कि हर जनता तक, हर घर तक पहुंचना इनकी प्राथमिकता है कि कोई एक ऐसा घर छूट ना जाए, एक ऐसा परिवार छूट ना जाए जहां पर वो नहीं जा सकते। ऐसे में आज चूंकि नैनोद वाला क्षेत्र उन्होंने कवर किया है और जानते हैं कि आखिर इस क्षेत्र की समस्या क्या है, किस तरह के मुद्दे सामने आए हैं और जनता इस बार क्या चाहती है। मधु भैया, आप चूंकि नैनोद विधान क्षेत्र में हैं और आज किस तरह की समस्याएं देखने को मिली और क्या रुख है जनता का? देखिए, नैनोद के अंदर अभी पिछली बार जब पंच सरपंच के चुनाव हुए थे तो हमारे लोग ही लड़े थे, दोनों परिवार के लोग ही थे। तो उसमें जो सुरेंद्र सोलंकी करके एक अभी हमारे सरपंच हैं, और यहाँ सब लोग मिलके जो हार गए वो भी साथ में हैं और मतलब जो जीत गए वो भी साथ में, और दोनों ने मिल करके पूरी जो बोलना चाहिए कि नैनोद पंचायत जहाँ पर हम लोग अभी बैठे हैं, ये टोटल मिला के नैनोद गाँव जिसको बोलते थे, यहाँ मैं समझता हूँ 100 घर थे, 100 परिवार रहते थे। और उसके बाद जो नैनोद के जो किसान थे, इनकी सारी आसपास की ज़मीनें थी और उस ज़मीनों पे काफ़ी कॉलोनियाँ कट गई। और मैं समझता हूँ कि उस समय एक बूथ रहा होगा, 1800 वोट रहे होंगे, लेकिन आज यहाँ पर 7000 वोट हैं। और गांधीनगर के सामने वाला हिस्सा पूरा कॉलोनी से भर गया। और जब कॉलोनियों में हम लोग जाते हैं तो कॉलोनाइजरों ने रोड वगैरह तो कुछ चीज़ें बनाई, उन्होंने बिजली की व्यवस्था करी है, लेकिन उसमें बड़ी समस्या क्या है, ड्रेनेज की और पानी की, नर्मदा की। और मैं पिछले दिनों भी अभी जब मेरे को टिकट जब मेरा फाइनल हुआ था उस समय भी हमें एक बार सभी जितनी कॉलोनियाँ हैं सब में हम लोग बैठक कर चुके हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे सब उन लोगों के साथ। और बैठक के दौरान भी मतलब दो एक समस्या थी, मतलब विकट थी कि बरसात का पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, और कहीं मतलब ये ड्रेनेज का पानी अगर कॉलोनी बन गई, उन्होंने सेफ्टी टैंक बना दिया तो उसका ओवरफ्लो कहाँ जाए, ऐसी बहुत सारी समस्या थी। लेकिन उसके अंदर हमने कुल मिलाकर के उस समय भी हमने लोगों से चर्चा करी कि चुनाव के बाद, और निश्चित है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और राव से भी मतलब उनको एक ही चीज़ हमने आश्वासन लिया था कि अगर आप लोग भोपाल भेजेंगे तो निश्चित है कि नैनोद पंचायत का एक समग्र विकास जिसको बोलते हैं, पूरी नैनोद के अंदर एक समग्र विकास के लिए एक योजना बना के हम लोग भोपाल भेजेंगे। और अमृत योजना के माध्यम से जिस तरह से बाकी नगर परिषद और नगर निगम को के प्रस्ताव बन के केंद्र को जाते हैं और केंद्र से जो है उसकी राशि मिलती है, क्योंकि मैं समझता हूँ पंचायत के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतना बड़े काम कर सके। और चूंकि बहुत सारे मतलब यहाँ पे तो मैंने कॉलोनी भी कम नहीं, काफ़ी कॉलोनियाँ बच चुकी हैं, इस तरह का हमने आश्वासन दिया। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक ड्रेनेज और कॉलोनियाँ तो बहुत बन चुकी हैं, लेकिन मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उनकी थोड़ा दिक्कत है, वो पहली प्रायोरिटी होगी। एक बिजली की भी उनकी समस्या है कि बिजली का जो ग्रिड जुड़ा हुआ है, मतलब अभी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उनकी एक मांग ये भी है कि इस ग्रिड को शहरी क्षेत्र से जोड़ दिया जाए, तो निश्चित वो भी एक समस्या है। तो उसके अंदर बिजली वगैरह कई बार जाती आती रहती है, परेशान रहते हैं, और उस काम को भी हम लोग चुनाव के बाद वो इतना बड़ा काम नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते, वो तुरंत वो काम तो हम समस्या हल कर देंगे। हमेशा इंदौर का जो विकास जिस तेजी से हुआ है, वैसे पश्चिम क्षेत्र का विकास उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, क्योंकि अब पर्यटन क्षेत्र बन गया है पितृ पर्वत, इस क्षेत्र में मेट्रो भी आ चुकी है। तो क्या बेरोजगारी की समस्या अभी इस क्षेत्र में है? देखिए, बेरोजगारी तो वैसे इतनी नहीं है, क्योंकि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आप देख रहे हैं कि ठेले या इस तरह के छोटे धंधे करने वालों को 10,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये, 10,000 भर देता तो 20,000 भर देता 50,000, ऐसे छोटे छोटे लोगों के उद्योग के लिए, लोगों को स्वावलंबन बनाने के लिए, मतलब अपना आप उसको बनने के लिए इस तरह की सरकार बगैर
गारंटी के पैसे उनको लोन दे रही है और अगर और इंटरेस्ट भी उसका सरकार भर रही है। तो मैं समझता हूँ रोजगार के लिए तो सरकार काफ़ी काम कर रही है। बेरोजगारी अपन उतनी नहीं मानते यहाँ पर, लेकिन सब इस एरिया में जितने भी लोग हैं नैनोद क्षेत्र में सब मेहनत कश लोग हैं। पश्चिमी क्षेत्र का जहाँ तक आपने बताया, जब मैं इंदौर विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष था तो आपने देखा होगा एक सुपर कॉरिडोर का जो रोड बनाया था। मैं समझता हूँ कि हमने इतने तुरंत उसकी मतलब ज़मीन को जो है किसानों से समझौते से ज़मीन ली थी और ज़मीन लेके तुरंत हमने सुपर कॉरिडोर का काम चालू कर दिया था। और जैसे ही सुपर कॉरिडोर का बना यहाँ पर और काम चालू हुआ तो जब उस समय हमने ज़मीन ली थी, जब बाज़ार के अंदर भाव था उसका 2 लाख 2.5 लाख रुपए बीघा, हमने जैसी इस योजना डाली तो उस ज़मीन के 20% जो हमने प्लाट दिए थे उसके भी करोड़ों रुपए कीमत हो गई। और जो आसपास के किसान हैं, और मैं समझता हूँ हाथों तक इधर अपन चले जाएं कलारिया तक, उस रोड बनने से मतलब किसानों का भी जीवन मतलब सुधर गया। मतलब ज़मीनों के इतने भाव हो गए कि सब किसान जो है लखपति करोड़पति बन गए। अगर आप अभी मैं समझता हूँ यहाँ पर जो किसान भाई बैठे हमारे यहाँ पर, अगर उनसे भी चर्चा करेंगे तो मैं समझता हूँ यहाँ तक कहीं भी सब महसूस करेंगे। तो वो एक रोड बनाने से इतना बड़ा फायदा इस क्षेत्र को। गुड लक ही कहेंगे कि आपके कार्यकाल में सुपर कॉरिडोर का प्रस्ताव आया और एक नो डाउट कि सभी लोग उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और अब मेट्रो आपके फिर से अब कार्यकाल आने वाला है, मेट्रो सिटी आने वाली है। तो ऐसे में विकास की गंगा जो है मधु भैया के नैया से ही बह रही है। सुपर कॉरिडोर बनने के बाद ही नैनोद के अंदर इतनी कॉलोनी बनी है। मतलब उसके पहले कॉलोनी नहीं थी। जितना विकास हुआ है ये सुपर कॉरिडोर के इस तरह पश्चिमी क्षेत्र में कभी कोई ध्यान ही नहीं देता था। और उसके बनने के बाद तो मैं समझता हूँ यहाँ का मतलब अपन वातावरण ही बदल गया। जितनी कॉलोनी अभी इस समय सुपर कॉरिडोर के आसपास और नैनोद और इधर क्या बोलते हैं हाथों तक जितनी कॉलोनी बन रही, मैं समझता हूँ यहाँ अपना क्या नावदा पंथ कलारिया सब तरफ आसपास कॉलोनियों का एक जाल बिछ गया यहाँ पर। हमारे अभी शहर में चूंकि आप हर क्षेत्र हर बस्ती में जा रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं, चूंकि ये तो 5 सालों में ही होता है कि हम हर जगह जाते हैं और आप तो 5 साल तक सक्रिय रहे हैं इस पूरे 5 सालों में। चूंकि कैलाश जी एक मुद्दा उठा रहे हैं, नशे का मुद्दा, तो क्या ऐसी कोई बात सामने आई है जो युवा वर्ग या ऐसे कोई नशे के आदी हो रहे हैं, इस पर आपके कोई विचार या कोई योजना बनाई हो जो युवाओं को किस धारा से जोड़ेंगे? देखिए हम लोगों ने लगातार कैलाश जी ने जब ये बिंदु उठाया था तो हम लोग लगातार मैं समझता हूँ 4 बैठक थी और हारे जीते जनप्रतिनिधि को जिस तरह से प्रशासन हमको बुलाता था और हम लोगों के बीच में जब बात होती थी, हम आदरणीय कैलाश जी हमेशा इस बात की चिंता करते थे कि शहर में जिस तरह से नशा बेचने वाले जो लोग हैं और यहाँ के युवा वर्ग को जो बिगाड़ रहे हैं, मतलब एक गलत आदत डाल रहे हैं जिससे कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं, उन्होंने उस समय उठाया था और प्रशासन ने उसमें कार्रवाई भी की थी। और निश्चित है कि ये चीज़ तो मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति होगा उसे बंद होना चाहिए। और आगे भी हम लोग भी ये प्रयास करेंगे। इस इंदौर इतना अच्छा शहर है और यहाँ पर कम से कम इस तरह की चीज़ें अगर बिकती है तो हम सब जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के इसका विरोध करना चाहिए और ताकत से इसे रोकना चाहिए। अगर कोई जो लोग इस तरह के धंधे करते हैं तो उनको सख्त सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। अब आखिरी क्वेश्चन पूछूंगी, बात चुनाव की हो रही है तो प्रतिद्वंदी की भी बात होगी। आपके सामने जीतू पटवारी हैं जो पिछले 10 सालों से विधायक हैं इस क्षेत्र के, और उनका कहना था कि मैंने खुला खत लिखा है कि ऐसा कोई काम हो जो मधु भैया या बीजेपी बता दे जो इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। और चूंकि आप हमेशा समस्याओं को लेकर पिछले 5 सालों से लगे हुए हैं, समस्या उठा रहे हैं, तो या उनको आपका समस्या उठा रहे हैं, आपने काम बताए उन तक नहीं पहुंची, या लेटर आप तक नहीं पहुंचा है, कहाँ गैप हुआ है? सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर कोई रोड के लिए या कोई विकास के लिए चिट्ठी लिखता है और वो चिट्ठी से कभी काम नहीं होते, मैं इतना बता दूं आपको। अगर आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पिछले 5 साल में देख लें कि उन्होंने कुछ नहीं किया। खंडवा रोड देख लें, केंद्र के अंदर सरकार किसकी है? मोदी जी की। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? शिवराज सिंह जी की। नगर निगम में परिषद किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की, ना। जिला पंचायत में अध्यक्ष कौन है? भारतीय जनता पार्टी का। जनपद का जिला इंदौर जनपद का अध्यक्ष कौन? भारतीय जनता पार्टी का। मैं समझता हूँ कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जिस उनके पत्र पे ये सारी संस्थाएं उनका काम कर दें। और हमने तो जो काम कराए हैं, उदाहरण के तौर पे आपने खंडवा रोड देखा होगा, है ना। खंडवा रोड को हमने मंजूर भी कराया, ताई से भी मेहनत करी हमने, जो कि मेरी विधानसभा थी इसलिए मैंने चिंता करी। शंकर भाई ताई नहीं थी, शंकर भाई से मिलकर, और आपने सबने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी से हमने उसका विधिवत भूमि पूजन कराया। ऐसे हमने बहुत सारे काम जो है मतलब
धमनाए से एक रोड बनाई हमने, सोनवाय से लेके सोनवाय से उज्जैनी तक। मैं समझता हूँ जितने ऐसे करीबन 20 काम हैं वो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से या हमारे केंद्र के सरकार उसमें, जैसे पिछली बार हमने जो राव की करीबन 8 से 10 रोड हमने बनाने के लिए जो प्रस्ताव दिए थे, माननीय गोपाल भार्गव जी और मैं और शंकर ललवानी जी ने से उनसे मुलाकात की थी और मुलाकात करके पत्र दिया था कि भाई साहब हमको राव विधानसभा के अंदर कुछ रोड हमारी बहुत ख़राब है और चूँकि अब मैं यहाँ प्रतिनिधित्व करता हूँ, हार गया तो क्या हुआ, तो उन्होंने कहा भैया आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, आपकी जितने भी काम हैं बिल्कुल प्रायोरिटी पे होंगे और वो सारे काम हम लोगों ने जब दिए तो वो काम हो गए। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी अभी उनको इतने सारे काम वो बताने लगे। मैं छोटी सी एक उदाहरण देता हूँ। ये काम की बात करते हैं, विकास किसने किया किसने नहीं किया ये पूरा इंदौर जानता है। मैंने जो काम किया पूरा इंदौर विकास प्राधिकरण के अंदर रहते हुए जानता है, पूरा शहर में दिखता है जितने काम हैं, कोई नई बात नहीं, एक एक पब्लिक जानती है, यहाँ पे खड़े लोग जानते हैं। मैं तो एक दो उदाहरण उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इतने सारे काम कर दिए, वो बता रहे ना, है ना, उनने पत्र लिख दिया और पत्र लिखने के बाद उनके इतने सारे काम हो गए। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन था कि जब उनका एक घोषणा पत्र के अंदर उन्होंने एक घोषणा की थी कि मैं एक इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा राव के अंदर कि पूरे राव के मतदाताओं को फ्री इलाज होगा। हम लोग कई बार राव के लोग ढूंढ रहे हैं उस अस्पताल को कि कहीं बना हुआ हो तो हम लोग उनको भेजें इलाज के लिए। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कभी आपको मिले तो बोलना कि आप 18 महीने की सरकार थी और सरकार में जब मंत्री बने थे और जब भी कोई मंत्री बनता है तो निश्चित है कि अपनी विधानसभा के लिए बहुत चिंता करता है, एक एक काम करता है कि भाई जल्दी से जल्दी जो पिछले 5 साल आप नहीं कर पाए तो इस 5 साल में हम कर लें। लेकिन उनसे कभी पूछे, वो शिक्षा मंत्री थे, तो उनसे बताएं कि कोई प्राइमरी स्कूल की भी अगर बिल्डिंग का उन्होंने मंजूरी कराई हो या उसका भूमि पूजन किया हो या टेंडर किया हो या कोई कॉलेज की एक परमिशन कराई हो, जो मिडिल कॉलेज है तो उसको हाई सेकेंडरी किया हो या 12वीं तक का जो स्कूल है तो उसको कॉलेज की परमिशन करी हो, कहीं पर भी ढूंढ लें आप। मैं तो कह रहा हूँ आपसे ही बोलता हूँ कि जिनसे कहना भैया हमको बताओ, हम मीडिया के माध्यम से हम शहर वालों को बताएंगे। जीतू भैया मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, और उन्हें इतने बड़े कॉलेज और ये 5 कॉलेज 4 कॉलेज और ये 2-3 मिडिल स्कूल के जो भूमि पूजन किए या कोई एक क्लास के अंदर रूम बनाया उनने अपनी निधि से, एक रूम, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, एक रूम अगर उन्होंने बनाया हो कहीं तो आपके माध्यम से बताएं तो हम लोग भी उनको धन्यवाद करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। उनका कहना था काम मैं स्वीकृति करता हूँ, काम मैं कराता हूँ, मधु भैया नारियल फोड़ देते। नहीं, मैं तो एक बात जानता हूँ, नारियल फोड़ने की तो उनकी आदत। जैसे हमने अभी मंजूर कराई 2 रोडें, एक कराई हमने अपना पिपलदा से लेके नयापुरा 6 करोड़ की, वर्षों से नहीं बनी आज़ादी बस, अभी कराई हमने मतलब। और एक रोड बनाई हमने कहा रंगवासा से लेके राहू से लेके रंगवासा से लेके सिंदोड़ा और नावदापन तक, है ना। ये 2 रोड अभी, एक सियासा की रोड मंजूर कराई और एक हमने बिश्नावदा की, हमारे 2-3 ऐसे बहुत सारे काम है। मैं बता रहा हूँ काम का इसलिए नहीं कह रहा हूँ। और हमने ये सब काम मंजूर करा के बाकायदा उसका वो करके और हमने विधिवत भूमि पूजन की उसकी तैयारी करी और उसके पहले वो चले गए और वो भूमि पूजन कर आए। मजे की बात तो ये थी कि एक ठेकेदार भी उनने पता नकली बना लिया वहाँ पर। मतलब ये मेरा ये कहना है, कुल मिलाकर के आप ये काम सारे चिंता से होते हैं। हम लोग चिंता इसलिए करते हैं, देखो मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ। अभी हमने करीब चुनाव के पहले हम फिर एक रात दिन भिड़े रहे इंदौर नगर निगम के सारे काम महापौर जी से मंजूर करा के। अभी एक रोड का विवाद चल रहा था, कौन सा अपना ट्रेजर टाउन का, वो कई बार वहाँ मांग कर रहे थे, वो लोग रोड की मांग कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या हुआ कि वो रोड बन नहीं पा रही थी, क्योंकि वो 100 फीट की रोड बनना है, उसका बजट ज़्यादा था। तो हम लोगों ने पीछे पड़ के महापौर जी से सब करके और हमने उस रोड का अभी चुनाव के 4 दिन पहले भूमि पूजन करा दिया और भूमि पूजन कराया, उसकी मंजूरी स्वीकृति सारी चीज़ वर्क ऑर्डर हुई, हमने कराया। एक राहू के अंदर इंदौर विकास प्राधिकरण से हमने भी उसका भूमि पूजन कराया। 6 करोड़ की रोड है। मतलब चावड़ा जी को बोला मैंने, कहा मेरे को एक रोड, तो बोले मधु भी आप बताओ, वो चुनाव के पहले कर। अब ये काम ताजे हैं, कई जगह पानी की हमने लाइन डाली, बिजलपुर के आसपास सैटेलाइट टाउनशिप इधर आसपास की जो थी, करीबन बहुत सारे काम। मैं मतलब इतने गिनाऊंगा तो मैं समझता हूँ कि 2 घंटे लग जाएंगे। मेरी आदत थी कि सवेरे से उठ के एक तो कार्यकर्ता के काम करना जो मेरे यहाँ आते हैं, और मेरी चिंता रहती है कि यार मैं बोल के आता हूँ किसी को, किसी जगह पे कोई काम वो होना चाहिए। अब मैं ज़रूरी नहीं कि मैं 100 काम चाहूँ तो 100 नहीं हो जाए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ इच्छा शक्ति अगर आदमी की हो तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। पर उसके लिए क्या मरना खपना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण से कई बार वो लोग मुझसे पूछते हैं कि वो साइकिल चलाते हैं विधायक जी, तो मैंने कहा ठीक है चलाते तो अब मेरे को उसमें कुछ थोड़ी कहना है,
है ना। लेकिन क्या है, मेरा एक छोटी सी चीज़ है कि अगर जैसे किसी को भूख लगती है तो वो काय से भूख मिटती है? रोटी से मिटती है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। ये मतदाता 10 साल से उनका इंतजार करता रहता है, कहीं सवेरे वो मिले कोई जनप्रतिनिधि उसके घर पर, छोटे मोटे काम लेकर के जाए, या कुछ इस तरह के कोई काम होते हैं जैसे विकास के होते हैं, और वो चिंता करके वो करें। मैं एक छोटा सा एक और उदाहरण बताना चाहूँगा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मेरा पत्र जाता है, जो मुख्यमंत्री सहायता से जो इलाज होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, तो मैंने 3000 लोगों के इलाज, मेरी विधानसभा के लोग जो आते हैं और कोई हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तुरंत मेरे पास वो एस्टीमेट लेके आता है, मेरा पत्र भेजता हूँ और भोपाल बात करता हूँ, तुरंत 50 से लेके 1 लाख तक, 1.5 लाख तक मंजूर हो जाते हैं कम से कम। और ऐसे 3000 लोगों की मैंने चिंता करी, कितनी, अगर कोई मेरे यहाँ आ गया तो मैं चिंता करता हूँ कि भोपाल तक पीछे पड़ के उसका गरीब का इलाज हो जाए। तो मैं ये एक मतलब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। और ये क्यों होते हैं कि जब मैं मरता हूँ, खपता हूँ, मैं भी भागता रहूँ, नेतागिरी में मंच पे बैठ जाऊँ, ये कर जाऊँ, तो ये लोगों का काम थोड़ी कर पाऊंगा। एक एक कार्यकर्ता के काम, कोई किसी प्रकार का काम, ऐसे बहुत सारे मतलब काम जो एक जनप्रतिनिधि को, जैसे अब मैं विधानसभा में चुनाव हार गया तो मुझे लगातार चिंता रहती है कि मेरे कार्य, जैसे आज आप मैं छोटा सा एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आज ये सारे कार्यकर्ता मेरे लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं, सभी लोग 3 दिन पहले से इन लोगों ने तैयारी करी, कहाँ पर, कि भैया का जनसंपर्क है। एक एक घर गए, सबको बोला कि भैया आ रहे हैं, भैया का स्वागत करना, भैया मिलेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। और आज वो सवेरे से उठ के मेरे पहले आकर के ये लोग खड़े हो गए, कहाँ सब दूर, और अभी रात तक नहीं जाएंगे जब तक मैं नहीं जाऊँगा। अब ये कार्यकर्ता के बाद जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व होता है कि अगर इन पे कोई संकट आता है, या इनकी कोई तकलीफ आती है, या इनका कोई प्रशासन का छोटा मोटा काम आता है, नामांकन है, जो प्रशासन के अंदर परेशानी आती है, और उस समय अगर जनप्रतिनिधि के पास, वो किसके पास जाएगा? मेरे कार्यकर्ता तो मेरे पास ही आएंगे। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं रोटी पानी छोड़ के उस कार्यकर्ता का काम करूं। क्योंकि चुनावी माहौल है, पिछली बार की अगर बात करें तो बहुत कम अंतर से हार जीत हुई थी, और उसका कारण भी था कि बहुत एंड टाइम पे आपको टिकट मिला था और बहुत लोगों तक आप नहीं जा पाए हैं। तो इस बार चूंकि आपको सबसे पहले ही सूची में आपका नाम आ गया था, तो इस बार कितना मान के चल रहे हैं कि आपने पूरा कवर कर लिया, और क्या परिणाम? मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं चुनाव हारने के बाद से ही सक्रिय था। मेरे ख्याल से मेरी विधानसभा के अंदर दुख सुख में तो जाते ही जाता था, लेकिन काम की दृष्टि से भी मैं चिंता पालता था सबकी, कि नहीं, मेरे कार्यकर्ता ने अगर बोला तो मैं काम, तो मैं लगातार मैं उनके बीच में आता भी रहा हूँ, बहुत बार आया हूँ। मतलब मेरे ख्याल से मेरे लिए राहू विधानसभा एक घर सरी का माहौल हो गया था मेरा। और निश्चित है कि मैं जीत हार, तो मैं बता रहा हूँ, आप तो एक सर्वे करा लें आप, वो परिणाम कैसे आएंगे, चौंकाने वाले आएंगे। राहू विधानसभा के अंदर परिणाम, जीत हार अपनी जगह पे है, पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये जो परिणाम आएंगे राहू विधानसभा के, बिल्कुल चौंकाने वाले आएंगे। तो ये थे मधु भैया, जो राऊ विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी हैं, और पिछली बार बहुत कम अंतर से चुनाव हारे थे, लेकिन ये अपने आप को जीता हुआ बोलते थे हमेशा, क्योंकि राऊ की जनता ने जो इनको प्यार दिया था वो अपने आप में जीत थी, क्योंकि बहुत कम समय मिला था जब राऊ की जनता से रूबरू हो चुके। और इस बार चूंकि पहली सूची में इनका नाम आया है, जनता से पिछले 5 सालों से भी लगे हुए थे और हर घर में हर जगह जाते हैं, और इस बार इनका दावा है कि इस बार के जो चुनाव परिणाम आएंगे, जाहिर सी बात है कि राऊ विधानसभा का भविष्य तय करेंगे, निर्माण तय करेंगे, और आने वाला समय और परिवर्तन जरूर होगा।